हेलो एवरीवन, आज हम कूलॉम्स लॉ स्टार्ट करेंगे। कूलॉम्स लॉ क्या होता है? कोई भी दो पॉइंट चार्ज लेंगे Q1 एंड Q2, दोनों एक दूसरे से स्मॉल r दूरी पर स्थित है। तो दोनों के बीच एक इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगेगा। वो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स F डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ their charges and second inversely proportional to the square of distance between two point charges। ये दो इक्वेशन है, फर्स्ट एंड सेकंड। तो दोनों इक्वेशनों को अपन कंबाइन करेंगे, कंबाइन both equation, then we get F directly proportional to Q1 Q2 upon R square। तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का जहां तक प्रोपोर्शनलिटी का साइन होता है वहां से हटाएंगे तो y कांस्टेंट आता है k Q1 Q2 upon R square। यही अपना क्या है? कूलॉम्स लॉ। तो इसका स्टेटमेंट जो है कूलॉम्स लॉ का वो क्या लिखेंगे अपन कि कूलॉम्स लॉ स्टेट्स दैट electrostatic force between two point charges is directly proportional to the product of their charges and inversely proportional to the square of the distance between two point charges। ये इसका स्टेटमेंट है जो मैंने बोला अभी। तो k जो है वो कांस्टेंट ऑफ द प्रोपोर्शनल, ये क्या है? प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट, जिसकी वैल्यू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट होती है। जो मैथमेटिकली वैल्यू 9 × 10 टू द पावर 9 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलॉम स्क्वायर। ये यूनिट जो है अगर याद है तो दी का वर्ण अपन यहां से निकाल सकते हैं, क्योंकि F इक्वल्स टू अपने पास है K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। तो K इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? F R स्क्वायर अपॉन में Q1 Q2। तो K इक्वल्स टू F फोर्स है, न्यूटन, R डिस्टेंस है, मीटर स्क्वायर अपॉन कूलॉम इनटू कूलॉम। तो क्या होगा? न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलॉम स्क्वायर। ये अपनी यूनिट है। अब यह एक और फिजिकल क्वांटिटी है, ये एप्सिलॉन नॉट। तो एप्सिलॉन नॉट क्या है? परमिटिविटी। ये क्या कहलाती है? अपन इसको क्या बोलते हैं? परमिटिविटी ऑफ वैक्यूम। ये या फ्री स्पेस के अंदर परमिटिविटी एप्सिलॉन, इसको क्या बोलते हैं? एप्सिलॉन, जिसकी जो वैल्यू अपने अगर निकालनी है k इक्वल्स टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। तो एप्सिलॉन नॉट इक्वल्स टू 1/4 पाई k। तो एप्सिलॉन नॉट इक्वल्स टू 1/4 इनटू पाई की वैल्यू होती है 3.14 इनटू k की वैल्यू 9 × 10 टू द पावर 9। अगर इसको सोल्व करेंगे तो 8.85 × 10 टू द पावर -12 यूनिट इसके अपोजिट हो जाएगी। क्या हो जाएगी? कूलॉम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर। ये इसकी वैल्यू है। तो इसका डायमेंशन फॉर्मूला चाहे k का यूज हो चाहे एप्सिलॉन नॉट का, ये अपन इसकी यूनिट अपने पास है। तो 11th क्लास में अपन ने सीखा है डायमेंशन फॉर्मूला, यूनिट से अपन डायमेंशन फॉर्मूले लिख सकते हैं। ये था अपना कूलॉम्स लॉ, जिसका स्टेटमेंट और मैथमेटिकली है। अब अपने पास क्वेश्चन आता है कि परमिटिविटी क्या होती है? व्हाट इज परमिटिविटी? तो परमिटिविटी एक प्रॉपर्टी है मीडियम की, जो कि विच प्रोड्यूस इलेक्ट्रिक फोर्स बिटवीन टू चार्जेस इनसाइड द मीडियम। ठीक है? तो परमिटिविटी इस डेफिनेशन लिखोगे तो क्या लिखोगे? परमिटिविटी इज द प्रॉपर्टी ऑफ द मीडियम which produce या generate electric force between two charges in the medium। जो मीडियम के अंदर कोई भी एक मीडियम होगा, कुछ भी है, वाटर हो सकता है, केरोसिन हो सकता है, इसके अंदर कोई दो चार्जेस है Q1 और Q2, दोनों एक दूसरे से r डिस्टेंस पर। इन दोनों मीडियम के अंदर इन दोनों के बीच जितना फोर्स होगा वो फोर्स कितना लगेगा, वो क्या कहलाती है? अपनी परमिटिविटी। और फोर्स की वैल्यू कम होगी या ज्यादा होगी वो अपने को देखना है। तो वैल्यू क्या होगी? कम।
किस प्रकार, जैसे कि कोई भी दो पॉइंट चार्जेज है, एक तो ये वाला है, ये वाला, तो दोनों के बीच अगर एयर के अंदर रखा फ्री स्पेस, तो चार्ज फोर्स लग रहा है, मान लो F इज इक्वल टू 100 न्यूटन। अगर मान लो इन दोनों को मैंने कैरोसिन के अंदर रख दिया, अब मीडियम क्या करा, कैरोसिन के अंदर रख देंगे, उस समय इसका फोर्स जो है वो मान लो 20 न्यूटन हो गया, तो फोर्स जो है वो हमेशा क्या होगा, डिक्रीज होगा कि मीडियम के अंदर रखने का, क्योंकि अलग अलग मीडियम के लिए परमिटिविटी जो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है उसकी वैल्यू क्या होती है, अलग अलग होती है। तो परमिटिविटी समझ में आया, डेफिनेशन है इसकी, जो कि मीडियम जो होता है वो जो फोर्स लग रहा है उनको एब्जॉर्ब कर परमिट करता है, इसको फोर्स को परमिट कर देता है, एब्जॉर्ब करने की परमिशन दे देता है। तो सिमिलरली इसी प्रकार अपना डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट, तो डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट जो है या रिलेटिव, इसको बोलते हैं रिलेटिव परमिटिविटी। इसको एप्सिलॉन आर या फिर के, दोनों से ही कोई भी एक सिंबल होगा उसे डिनोट कर सकते हैं। तो इस डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, इसकी डेफिनेशन अगर अपने को सीखनी है तो देखो, फोर्स इन वैक्यूम या फ्री स्पेस एफ वैक्यूम इज इक्वल टू क्या होगा, के Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर, के की वैल्यू 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। फोर्स इन मीडियम, मीडियम के अंदर एफ मीडियम इज इक्वल टू 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन, एप्सिलॉन नॉट जो है वो फ्री स्पेस के अंदर परमिटिविटी, एप्सिलॉन की मीडियम की परमिटिविटी ऑफ मीडियम Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। ये इक्वेशन फर्स्ट है, ये इक्वेशन सेकंड है। इक्वेशन फर्स्ट डिवाइडेड बाय इक्वेशन सेकंड, दैट वी गेट F वैक्यूम अपॉन F मीडियम इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर, अपॉन में F मीडियम की वैल्यू 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। तो सेम क्वांटिटी वो कैंसिल आउट हो जाएगी और अगेन अपने पास बचेगा F वैक्यूम अपॉन में F मीडियम इज इक्वल टू एप्सिलॉन अपॉन एप्सिलॉन नॉट, एप्सिलॉन ऊपर चला जाएगा। तो ये फ्री स्पेस के अंदर फोर्स है, ये मीडियम के अंदर फोर्स है, ये मीडियम की परमिटिविटी है, ये फ्री स्पेस है, वैक्यूम की परमिटिविटी है। तो इन दोनों का जो रेशियो है इसी को किससे डिनोट किया है, एप्सिलॉन आर या फिर के, एप्सिलॉन अपॉन एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल टू एफ वैक्यूम अपॉन एफ मीडियम। यही अपना क्या कहलाता है, परमिटिव डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। तो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट की जो डेफिनेशन है वो क्या हो जाएगी, डेफिनेशन अपने को लिखना दो कि द रेशियो ऑफ द परमिटिविटी ऑफ द मीडियम टू द परमिटिविटी ऑफ ए फ्री स्पेस इज कॉल्ड डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट या और रिलेटिव परमिटिविटी, या फिर अदर लैंग्वेज द रेशियो ऑफ द फोर्स इन फ्री स्पेस टू द फोर्स इन मीडियम इज कॉल्ड डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। इस लैंग्वेज में लिखो, इस लैंग्वेज में, दोनों में अपन डेफिनेशन लिख सकते हैं। तो ये था अपना डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। अब फोर्स जो है अपन ने इलेक्ट्रिक फोर्स दो चार्जेस के बीच में कैलकुलेट किया है, और फोर्स जो है हमेशा वो अपने को पता है कि कौन सी स्केलर क्वांटिटी या फिजिकल वेक्टर क्वांटिटी। तो अपने को पता है फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी, इसके अंदर डायरेक्शन भी है, तो डायरेक्शन और एक पार्ट ये वेक्टर क्वांटिटी है। तो इस कूलॉम्स लॉ की वेक्टर फॉर्म अपन देखेंगे। कौन सी फॉर्म, वेक्टर फॉर्म। वेक्टर फॉर्म ऑफ कूलॉम्स लॉ। तो वेक्टर फॉर्म अपन देखने के लिए एक ओरिजिन लिया O, जब कोई भी दो चार्ज है Q1 और Q2 कहीं भी स्थित हो सकते हैं, दोनों चार्जेस के बीच में डिस्टेंस कितनी है उनके बीच की r। तो Q1 की पोजीशन वेक्टर ओरिजिन से r1 मान लिया, Q2 का r2 वेक्टर मान लिया। अब Q2 का Q1 के रेस्पेक्ट में पोजीशन वेक्टर
Q2 का Q1 के रेस्पेक्ट में पोजीशन वेक्टर R21 इस डायरेक्शन में, Q1 का Q2 के रेस्पेक्ट में R12 वेक्टर जिसके रेस्पेक्ट में हमको बाद में लिखना है। तो Q2 पर Q1 के कारण फोर्स लगेगा इस डायरेक्शन, पॉजिटिव डायरेक्शन, दोनों पॉजिटिव चार्जेस है F21, और Q1 पर Q2 के कारण फोर्स लगेगा F12 वेक्टर। तो अपने को देखना क्या है, ये दो पॉइंट चार्ज हो गए, पॉइंट चार्ज Q1 Q2 फोर्स देख लिया। अब वेक्टर लीडिंग फ्रॉम Q1 टू Q2 इज डिनोटेड बाय R1। अपने को क्या करना है, पहले देखना है Q2 पर फोर्स कैलकुलेट कर लेंगे, फिर Q1 पर फोर्स कैलकुलेट कर लेंगे, फिर देखेंगे। तो अपने को पहले तो इसका भी R21 की वेक्टर फोर्स जो है उसके लिए वैल्यू फाइंड आउट करते हैं। तो वेक्टर लीडिंग फ्रॉम Q1 टू Q2 डिनोटेड बाय R21 वेक्टर। तो R21 वेक्टर इज इक्वल टू R21 यूनिट वेक्टर निकाल लेंगे R21 की, R21 वेक्टर अपॉन में R21 वेक्टर अपॉन में मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर। तो अभी अपने पास ट्रायंगल भी बन रहा है, ट्रायंगल बने तो अकॉर्डिंग टू ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, अकॉर्डिंग टू ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, R1 की डायरेक्शन साइड, R2 की है, R21 की है। तो वे ट्रायंगल में क्या होता है R1 और R21, तो R1 प्लस R21 इज इक्वल टू क्या हो गया R2। तो ट्रायंगल की दो साइड्स जो है एक ही दिशा में है, क्रमागत दिशा में है, तो थर्ड साइड जो उनकी ऑपोजिट डायरेक्शन में उनके रिजल्टेंट को शो करेगी। तो यहाँ से R21 की जो वैल्यू निकालेंगे वो क्या होगी R2 माइनस ऑफ R1, यहाँ से अपने को R21 की वैल्यू मिल गई। सिमिलरली अब ये बात किसी भी Q2 चार्ज की बात कर रहे हैं, Q1 टू Q2। तो अब Q2 पर फोर्स कितना होगा, फोर्स और Q2 चार्ज ड्यू टू Q1 चार्ज, Q2 चार्ज पर Q1 चार्ज के कारण जो फोर्स लगेगा वो फोर्स कितना लगा F21। ये डायग्राम अगर समझ में आ गया तो आगे की कैलकुलेशन बहुत इजी है। तो F21 की वैल्यू क्या हो जाएगी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन में इसका पोजीशन वेक्टर क्या है R21 वेक्टर का स्क्वायर और R21 की कैप, ये इसकी वेक्टर फॉर्म है। वेक्टर फॉर्म में रिप्रेजेंट करने के लिए उसकी मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन दोनों ही रिप्रेजेंट करनी पड़ती है। तो इसका अब ये हो गया अपने पास इक्वेशन नंबर फर्स्ट। सिमिलरली सेम प्रोसेस Q1 चार्ज के ऊपर अप्लाई करते हैं। तो वेक्टर लीडिंग फ्रॉम Q2 टू Q1 इज डिनोटेड बाय R12 वेक्टर। सिमिलरली यहां पर भी अपन ट्रायंगल ऑफ वेक्टर एडिशन अप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, अपना वेक्टर पोजीशन वेक्टर R12 की डायरेक्शन इधर, R2 और R12 सेम डायरेक्शन में है और R1 इनके ऑपोजिट डायरेक्शन में है। तो अगली बार क्या हो जाएगा R1 इज इक्वल टू R2 प्लस R12। यहां से R12 की जो वैल्यू हो क्या हो जाएगी R1 माइनस ऑफ R2। R21 की वैल्यू है R2 माइनस R1। इसको सिमिलर बनाने के लिए क्या होगा R12 वेक्टर इज इक्वल टू माइनस कॉमन ले लिया R2 माइनस ऑफ R1। तो R2 माइनस R1 की जगह क्या लिख सकता हूं R21। तो R12 इज इक्वल टू माइनस ऑफ R21। ये बहुत इंपॉर्टेंट आगे काम है। तो अपन ने Q2 के ऊपर पोजीशन वेक्टर निकाला, सिमिलरली Q1 के ऊपर पोजीशन वेक्टर निकाल लिया। अब अपन Q1 के ऊपर क्या निकालेंगे फोर्स, फोर्स निकालेंगे। सिमिलरली फोर्स निकालेंगे अपन, पीछे निकाला था इसी प्रकार। तो फोर्स ऑन Q1 चार्ज ड्यू टू Q2 चार्ज क्या हो जाएगा F12। तो F12 इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन में R12 का स्क्वायर और R12 की कैप।
ये हो गया अपना इक्वेशन नंबर 2। अब चूंकि r12 इज इक्वल टू अपने पास है r21 वेक्टर, ये वैल्यू r12 की जगह रखूं माइनस ऑफ r21, तो r12 की जगह रखूंगा तो माइनस ऑफ r21 आएगा। तो अब ये इक्वेशन हो जाएगी, इक्वेशन 2 को राइट करेंगे दोबारा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q1 q2 अपॉन r21 का स्क्वायर r21 की कैप, और यहां आ जाएगा नेगेटिव साइन। यहाँ तो नीचे मैग्नीट्यूड होता है, स्क्वायर है तो पॉजिटिव हो जाएगा, लेकिन r21 की वेक्टर जो है कैप लिखी है इसकी यूनिट वेक्टर मैंने बताया था, वेक्टर अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर, तो मैग्नीट्यूड उसके कारण अपने नेगेटिव साइन यहाँ आ जाएगा। अब ये जो वैल्यू है इतनी ये किसकी वैल्यू है, इक्वेशन फर्स्ट से f21 की, तो सो बाय इक्वेशन फर्स्ट फिर क्या हो जाएगा f12 इज इक्वल टू माइनस ऑफ f21 वेक्टर। तो ये अपना इसकी वेक्टर फॉर्म है कूलॉम्स लॉ की, क्या है कि वेक्टर फॉर्म ऑफ कूलॉम्स लॉ ओबे न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन। न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन पे ये होता है F AB इक्वल टू माइनस ऑफ FBA, सेम उसी को ही फॉलो कर रहा है। ये था अपना वेक्टर फॉर्म ऑफ कूलॉम्स लॉ, आज का अपना यही टॉपिक था। और प्लीज ज्यादा से ज्यादा अपने संबंधित दोस्तों को शेयर करें जिससे ज्यादा अधिक से अधिक लाभ मिल सके उनको। और आगे नेक्स्ट टॉपिक अगले क्लास में होगा। ओके, धन्यवाद। थैंक्स फॉर दिस क्लास।